हेलो मेरे दोस्तों। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने पूरी क्लास स्ट्रेटेजी के मीनिंग पे लगा दी थी और बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजी का मीनिंग समझा। आज की क्लास के अंदर हम बेसिकली बात करेंगे फीचर्स ऑफ स्ट्रेटेजी पर और बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन पे और उनके कॉन्सिक्वेंसेस पे बात करेंगे। तो तीन टॉपिक आज क्लास में हमें डिस्कस करना है। ये तीन टॉपिक आधे घंटे में खत्म। देखो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि आप एक घंटे में बहुत ज़्यादा कंटेंट ना पढ़े। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बेसिकली आप आराम आराम से चीज़ों को समझ, टॉपिक वाइज समझिए। मान लो आपने एक घंटे में 3 टॉपिक कवर कर लिए, अगले घंटे में 2-3 टॉपिक कवर कर लिए, अगले घंटे में 2-3 टॉपिक, तो टॉपिक वाइज कवर करते हुए जाइए। कोर्स कंप्लीट करने की मत सोचिए, नहीं तो देखो कोर्स कंप्लीट करने के पीछे भागोगे तो आपको समझ कुछ नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? आराम से करेंगे और टॉपिक वाइज को ध्यान में रखते हुए कवर करिए। साथ साथ अगर आप लिखते चलोगे तो वो अच्छी बात है। देखो मैंने आपको दे रखा है, आप अपने हैंड रिटन नोट्स में लिखते चलिए। और मैं तो ये कहूंगा कि आप, जैसे कि मैं लिखता हूँ ना, फीचर्स ऑफ स्ट्रेटेजी दिख रखा है, फिर पहला पॉइंट ये आप अपनी कॉपी में लिखिए और फिर इसमें अपने हिसाब से बनाइए। अपने हिसाब से मतलब मैं जो लिखवाऊंगा फिर वो लिखिए उसके अंदर। तो ये बेसिकली जितना आप चीजों को लिखते हो, थ्योरी को जितना आप लिखते हो उतना ही आपको आता है दोस्तों। ये आप हमेशा ध्यान रखना, थ्योरी कभी भी पढ़ने से नहीं आएगी, जितना आप लिखोगे उतने से आएगी। मैं हमेशा कहता हूं, चाहे लॉ हो चाहे ऐसा हो, कोई भी हो। अब हम बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ स्ट्रेटेजी की। तो फीचर्स क्या है दोस्तों? विशेषताएं होती है। विशेषताएं क्या? जैसे कि आप दिखने में कैसे हो, आपके बाल कैसे है ना, आपका चेहरा कैसा है, चश्मा लगाते हो नहीं लगाते, ये क्या है? हमारे अंदर की विशेषताएं है, हमारे अंदर क्या क्या खूबियां है, ये सब विशेषताएं कहलाती है। तो ऐसे स्ट्रेटेजी के अंदर क्या गया है? तो सबसे पहला पॉइंट कहता है स्ट्रेटेजी इज इंपॉर्टेंट टू फोरसाइट। स्ट्रेटेजी इज इंपॉर्टेंट टू फोरसाइट द अनसर्टेन इवेंट ऑफ फर्म या इंडस्ट्री। पहले तो बात करते हैं कॉमे से पहले वाली। स्ट्रेटेजी इज इंपॉर्टेंट टू फोरसाइट। सर ये फोरसाइट क्या होता है? देखो, फोरसाइट को दोस्तों 2 हिस्सों में बांटा गया। फोरसाइट को हमने 2 हिस्सों में बांटा। एक को बोला फोर, एक को बोला साइट। फोर का मतलब होता है आपके पास बिफोर। फोर का मतलब क्या होता है दोस्त? फोर का मतलब होता है बिफोर और साइट का मतलब होता है प्री रिसीव। प्री रिसीव नहीं, प्री रिसीव, PERCIVE, रिसीव। क्या मतलब होता है? मतलब ये कि द एबिलिटी to predict what will happen. The ability to predict what will happen. स्ट्रेटेजी इज इंपॉर्टेंट टू फोरसाइट। तो फोरसाइट का मतलब क्या हुआ? बेसिकली फोरसाइट, फोर मतलब बिफोर और साइट मतलब प्री रिसीव। देखो क्या होता है, जब भी हम कोई चीज फोरकास्ट कर रहे होते हैं, अनुमान लगा रहे होते हैं, प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, उसको एक तरीके का फोरसाइट कहा जाता है। एबिलिटी टू प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन, क्या होने वाला है उसका प्रिडिक्शन पहले ही लगा लेना, उसको हम फोरसाइट या फोरकास्ट भी कहते हैं। बेसिकली ऐसा में हमने क्या बोला, उसको फोरसाइट कहा। बिफोर प्री रिसीव, इंफॉर्मेशन होने से पहले अगर मिल जाना, मतलब फाइंड करना, अपने आप से अनुमान लगाना कि भाई फोरकास्ट में बेसिकली क्या करते हैं हम? फोरकास्ट में करते हैं भाई, मान लेते हैं कि यार हमें मौसम अच्छा नहीं लग रहा, मौसम खराब सा हो रहा है, हम घर से बाहर निकलेंगे बारिश होने के चांसेस है, तो हम क्या कर लेते हैं? हम अम्ब्रेला, अपना छाता लेके चलते हैं कि यार अगर बारिश इनकेस होती है तो हमने क्या करा? बारिश होने वाली है, उसके लिए हमने क्या करा? पहले से प्रिपरेशन कर ली कि यार चलो छाता लेके चलते हैं, अगर बारिश हो गई तो ठीक है छाता रहेगा, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। तो फोरसाइट। तो स्ट्रेटेजी जब भी हम क्या करेंगे? प्रिडिक्शन करेंगे क्या होने वाला है फ्यूचर में, उसका जब हम प्रिडिक्शन करेंगे तो वहां पर स्ट्रेटेजी की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है तो आपका प्रिडिक्शन खराब है। फिर प्रिडिक्शन, अकेला प्रिडिक्शन करने का मतलब नहीं, प्रिडिक्शन करने के बाद उसके अंदर स्ट्रेटेजी करेंगे, किस तरीके से काम किया जाएगा, कैसे काम किया जाएगा, कहाँ काम किया जाएगा, वो सभी चीजें बात करेंगे। तो स्ट्रेटेजी इज इंपॉर्टेंट टू फोरसाइट का मतलब हुआ जब भी हम प्रिडिक्शन करते हैं, जब भी हम
प्रिडिक्शन करते हैं व्हाट विल बी हैपन, क्या होने वाला है उसकी जब प्रिडिक्शन करते हैं, तो प्रिडिक्शन करने के बाद उसमें स्ट्रेटेजी भी लगनी चाहिए, तभी तो इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो आपने क्या करा, प्रिडिक्शन करा यार बारिश होने वाली है, बारिश होने वाली है, ये आपकी प्रिडिक्शन है। छाता ले जाता हूं, ये आपकी स्ट्रेटेजी है कि यार चलो छाता ले जाता हूं, कि भाई अगर बारिश हो गई, होने वाली है, बारिश होने वाली है, क्या है आपकी प्रिडिक्शन। अनसर्टेन इवेंट, क्या होता है वो, अनसर्टेन इवेंट, बारिश होने वाली है, एक तरीके से आप अनसर्टेन इवेंट कह सकते हो। ऐसा इवेंट, इवेंट मतलब घटना, घटना, ऐसा इवेंट जो हमने नहीं सोचा था, जो क्या कहते हैं, जो सर्टेन नहीं था, कि लग नहीं रहा था कि बारिश होगी, आपको लगता है कि यार बारिश हो जाएगी या बारिश हो ना लग रहे, क्या 50-50 चांसेस हो, जहां पर प्रोबेबिलिटी 50-50 की यार हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है ना। अनसर्टेन इवेंट्स ऑफ द फर्म, तो उस केस के अंदर जैसे कि अनसर्टेन इवेंट मतलब आग लग जाना, एक तरीके क्या है, अनसर्टेन इवेंट। तो ये सब चीजें हो, तो स्ट्रेटेजी क्या है, बारिश आना क्या होता है दोस्तों, बारिश आना एक तरीके का क्या है, फोरसाइट कर रहा आपने, बारिश आ सकती है ये फोरसाइट कर रहे हो आप, क्या होने वाला है ये आपने फोरसाइट करा, और छाता ले जाता हूं, ये आपकी स्ट्रेटेजी है। तो स्ट्रेटेजी क्या है कि यार बारिश होने वाली है, ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि बारिश आ जाए, अनसर्टेन है, पता नहीं है, अनसर्टेन इवेंट मतलब पता नहीं, होना चाहे हो सकती है, नहीं भी होना चाहे नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी 50-50 चांस जहां होता है वहां अनसर्टेनिटी होती है, जहां 50-50% का चांस होता हो सकता है हो भी जाए, हो सकता है ना भी हो, अनसर्टेन इवेंट्स होता है वो, घटना। घटना क्या है, इवेंट क्या है, इवेंट एक तरीके से मैंने कहा बारिश, मैंने कहा रेन इज आवर इवेंट, रेन क्या है मेरे लिए, इवेंट, रेन हो सकती है, ये क्या है हमारा, अनसर्टेन इवेंट। हिंदी में लिखते हैं, बारिश हो सकती है, बारिश हो सकती है क्या है, अनसर्टेन है भाई, हो सकती है और नहीं भी हो सकती, बारिश हो सकती है और नहीं भी हो सकती। तो मैंने प्रिडिक्शन करा, मैंने प्रिडिक्शन करा कि यार मुझे लगता है कि बारिश हो जाएगी, एक पर्सन कह रहा है नहीं यार बारिश नहीं होगी, तो मैंने कहा यार अगर हो गई तो क्या करा जाए, तो यार कह रहा है कि छाता ले जाते हैं भाई, हो जाएगी तो क्या ले जाएंगे, छाता ले जाएंगे। तो ये हमारी क्या है, एक तरीके से ये हमने करा फोरसाइट, ये क्या करा दोस्तों, फोरसाइट किया, बारिश हो जाएगी हमारा क्या है, फोरसाइट, या हो सकती है या नहीं हो सकती हमें नहीं पता। फोरसाइट मतलब क्या होता है, फोरकास्ट, अनुमान लगा रहा है, अनुमान लगा लिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करा, स्ट्रेटेजी बनाई, स्ट्रेटेजी क्या बनाई कि यार अगर मान लो हो गई तो, इसलिए क्या करते हैं, इसलिए भैया तो ये इस तरीके से ही हम काम करते हैं अपने बिजनेस। ये तो जैसे मैंने नॉर्मल सिनेरियो बताया कि यार मुझे लग रहा है कि बारिश हो सकती है, या मुझे लग रहा है कि बारिश नहीं भी हो सकती है ना, 50-50 जहां चांस होता है वहां अनसर्टेनिटी होती है। अब बारिश हो सकती है और नहीं भी हो सकती, इस चीज अनसर्टेनिटी, ठीक है। और हमने प्रिडिक्शन करा कि यार मुझे लग रहा है हो जाएगी, है ना, ये हमारा क्या है, अनुमान है, हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हो जाएगी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, अनसर्टेनिटी। मुझे लग रहा है कि हो जाएगी, मैं अनुमान लगा रहा हूं, फोरकास्ट कर रहा हूं, फोरसाइट कर रहा हूं। अब मैं स्ट्रेटेजी क्या बनाऊं, अम्ब्रेला ले जाता हूं ना, छाता ले जाता हूं, ये है। इसलिए जब भी आप प्रिडिक्शन करते हो दोस्तों, ये कहता है लाइन, जब भी आप प्रिडिक्शन करते हो तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, उसके लिए स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजी लगाओगे तभी प्रिडिक्शन कंप्लीट होगी, अगर स्ट्रेटेजी नहीं लगा रहे, प्रिडिक्शन करी तो फायदा नहीं है। आपको लग रहा है बारिश होगी, आप छाता नहीं लगाए, हो गई, क्या फायदा हुआ उस प्रिडिक्शन का। आप मुझे बताओ, आपको लग रहा था बाहर जाते कि बारिश होगी और आपने उसके लिए कुछ नहीं करा, आप छाता नहीं लेके गए, आप अम्ब्रेला नहीं लेके गए और बारिश हो गई, तो क्या आपका प्रिडिक्शन करने से कोई बेनिफिट हुआ आपको, नहीं हुआ। हाँ, जब आपने प्रिडिक्शन करा कि यार बारिश होगी और आप छाता ले गए, तो आपने स्ट्रेटेजी लगाई उसके अंदर कि यार छाता ले जाता हूं, है ना। तो स्ट्रेटेजी इज इंपॉर्टेंट, वो कह रहा है कि स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है फोरसाइट के लिए। फोरसाइट मतलब जब भी मैं प्रिडिक्शन करूंगा फ्यूचर का क्या होने वाला है, जब भी मैं उसका प्रिडिक्शन करूंगा तो स्ट्रेटेजी लगाओ, क्योंकि चीजें क्या होती है, अनसर्टेन है, हमें नहीं पता। हम प्रिडिक्शन तब करते हैं दोस्तों जब हमें नहीं पता होता।
जब हमें दोस्तों क्या नहीं पता होता, जब हमें नहीं पता होता कि क्या होने वाला है, तब हम फोरसाइट करेंगे, और पता जब फोरसाइट अनुमान लगा लेंगे तब उसमें स्ट्रेटेजी भी अपनाएंगे। जैसे मैंने आपको समझाया कि बारिश होने वाली है, ऐसा लग रहा है, पर आप उसके लिए छाता नहीं लेके गए, तो आपको लगा कि बारिश हो जाएगी और हो गई, तो आपने छाता नहीं लेके गए, तो वो प्रिडिक्शन का आपका बेनिफिशियल नहीं हुआ, उस प्रिडिक्शन के लिए जो प्रिडिक्शन आपने करा उसका बेनिफिट आपको नहीं मिला। अगर छाता ले जाते, हाँ यार मैंने कहा था बारिश हो गया, मैं छाता भी लाया हूं, बढ़िया, समझ में आ रहा है। तो इसलिए क्या रहा है पहला पॉइंट में कि स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है फोरसाइट के लिए। अगर एक लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है फोरसाइट के लिए, इसलिए क्योंकि स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है फोरसाइट के लिए क्योंकि फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है, उसको हम प्रिडिक्ट जब करेंगे तो उसके लिए स्ट्रेटेजी भी लगानी पड़ेगी। तो स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है प्रिडिक्शन फोरसाइट फोरकास्ट के लिए, क्योंकि इस फ्यूचर में चीजें क्या होती है, इवेंट क्या है, अनसर्टेन है, हमें नहीं पता क्या होने वाला है इंडस्ट्री और फर्म में। तो हम उससे पहले से क्या करेंगे, स्ट्रेटेजी बनाकर रखेंगे ना, पहले से क्या करेंगे, स्ट्रेटेजी बनाकर रखेंगे। भाई अगर इन केस ऐसा हो गया तो भैया हमारे पास हो। जैसे कि आपने देखा होगा जब आग लग जाती है तो आग बुझाने के लिए भी होता है साइड, है ना, कभी भी इंडस्ट्री के अंदर लगता है कि भाई आपको फैक्ट्री के अंदर लगता है तो वहां पर देखो, हॉस्पिटल के अंदर ज्यादा देखेगा आपको, बहुत सारी जगह पर दिखता है कि यार इन केस अगर आग लग गई तो उसके लिए हमारी की स्ट्रेटेजी है कि भाई ये रखेंगे, लिफ्ट बंद कर देंगे, सीढ़ियों से चलेंगे, तो वो सभी चीज स्ट्रेटेजी होती है, स्ट्रेटेजी का कमाल है वो सारा, है ना। तो पहला पॉइंट हमने ये सीखा कि स्ट्रेटेजी हमारे लिए इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है, जब हम फ्यूचर की चीजों को, अनसर्टेन चीजों को प्रिडिक्शन करते हैं, फोरसाइट करते हैं, तब हमारे को स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट होती है। सेकंड पॉइंट बेसिकली हमारा क्या है, सेकंड पॉइंट बेसिकली क्या है, स्ट्रेटेजी डील विद लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। ये तो मैंने स्ट्रेटेजी का मतलब ही बताया था कि जब हम स्ट्रेटेजी करेंगे तो वो हमें एक डायरेक्शन और एक स्कोप देता है, और वो आज के लिए नहीं लंबे समय के लिए देता है। तो पहली लाइन में कहता है कि स्ट्रेटेजी क्या करता है, डील करता है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट को रेदर देन रूटीन ऑपरेशन। रूटीन मतलब रेगुलर बेसिस पर। तो जब भी हम कभी स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना दोस्तों, तो वो रेगुलर बेसिस के लिए नहीं होती, वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। जब हमने कोई स्ट्रेटेजी बनाई तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। जब भी हम कोई फर्म के अंदर स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादातर डील रहता है, रूटीन ऑपरेशन के लिए स्ट्रेटेजी बहुत कम बनाई जाती है। तो स्ट्रेटेजी मेनली डील किसी के लिए करता है, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि एग्जांपल की हमारे पास पुरानी मशीनें हैं और हमने नई मशीन खरीदी है या नई मशीन लाए हैं, या ना हमने इनोवेशन लाया है, नया प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कर रहे हैं। हमने अभी तक कोई प्रोडक्ट बना रखा था, फर्म नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है तो उसके लिए स्ट्रेटेजी करेगी, है ना। मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर रही है तो उसके लिए स्ट्रेटेजी करी जाएगी। तो फ्यूचर में किस तरीके से कंपनी डेवलप होगी, कि कंपनी से लॉन्ग टर्म जो डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड डील करता है स्ट्रेटेजी, लॉन्ग टर्म। तो स्ट्रेटेजी जो मेनली डील करेगी दोस्तों, वो क्या करेगी, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट में डील करेगी। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट इन द सेंस कि अगर हम कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं दोस्तों, वो हमारा एक तरीके से लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट है। भाई फर्म का ग्रोथ करेगा नया प्रोडक्ट का बनाना, नया मेथड ऑफ प्रोडक्शन लेना, है ना, न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ये सब क्या करेंगे दोस्तों, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट करेंगे। तो स्ट्रेटेजी डील किस में करेगा दोस्तों, बेसिकली ये डील करता है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट रेदर देन रूटीन ऑपरेशन। ये कहता है देखो हम रेगुलर बेसिस पर इतना नहीं, हमारा पर्पस ये रहता है, हमारा जो काम रहता है वो डायरेक्शन स्कोप देना, जिससे आप लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट कर पाए, एक फर्म लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट कर पाए। कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहां पर लिखा भी है, क्या लिखा है भाई, मैंने कहा देखो इनोवेशन करना, इनोवेशन मतलब पुरानी मशीनों को हटाकर नई मशीनें लाओ, इनोवेशन टेक्नोलॉजी चेंज करो। दूसरा हमारा और क्या हो सकता है, और हो सकता है कि भाई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करो, बहुत हो गया पुराना प्रोडक्ट, अब नया प्रोडक्ट लाया जाए। इससे क्या होगा, डेवलपमेंट बेसिकली होगा, और नया प्रोडक्ट लाने के लिए ऐसे थोड़ा ले आएंगे, उसके लिए पूरी स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, है ना। तीसरा न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन और एक्सेट्रा और भी है, और न्यू मार्केट टू बी डेवलप इन फ्यूचर। नई नई मार्केट, पहले मार्केट किसकी थी, पहले छोटे छोटे फोनों की मार्केट हुआ करती थी, वो कीपैड वाले फोन, फिर धीरे धीरे टच आए और टच और कीपैड दोनों आए, टच भी था कीपैड भी था, और धीरे धीरे पूरा टच होगा। और आज ऐसा फोन है कि फ्रंट कैमरा, पीछे 4-4 5-5 कैमरे, है ना, तो
मार्केट ही चेंज होती चली आ रही है, और जब मार्केट चेंज होगी तो आपको भी चेंज होना पड़ेगा, आपको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। तो स्ट्रेटेजी इसलिए कि फीचर क्या है, स्ट्रेटेजी का ये विशेषता है कि वो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट वर्क करता है। कभी आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो स्ट्रेटेजी काम आएगी, स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी आपको। नया मेथड ऑफ प्रोडक्शन लगाओगे, आप पहले पुराना मेथड यूज कर रहे थे प्रोडक्शन करने के लिए, आप नया मेथड लेकर आए हो तो स्ट्रेटेजी इनोवेशन करोगे। नई नई टेक्नोलॉजी की मशीन लेकर आओगे तो वो भी इस तरीके से भी स्ट्रेटेजी काम आएगी। तो स्ट्रेटेजी का एक बेसिक फीचर है ये, ठीक। आगे बात कर लेते हैं सर अपना पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा। अब ये पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है कि स्ट्रेटेजी जो बनाई जाती है वो कस्टमर और कॉम्पिटिटर के बिहेवियर को डील करने के लिए बनाई जाती है। अगर मैं मार्केट में प्रोडक्ट ला रहा हूं तो उससे कॉम्पिटिटर को क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर मैं मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करता हूं तो उससे कस्टमर क्या उसका रिव्यू देते हैं। तो स्ट्रेटेजी बनाई इसलिए जाती है कि कस्टमर के बिहेवियर और कॉम्पिटिटर के बिहेवियर को डील करने के लिए, कि भाई अगर हम मार्केट में नया प्रोडक्ट लाए, नया प्रोडक्ट लॉन्च करा तो हमारे कॉम्पिटिटर क्या इफेक्ट पड़ता है उससे, उनके बिहेवियर को डील करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। तो ये कह रहा है भाई स्ट्रेटेजी, ये कहता है जी देखो स्ट्रेटेजी जो क्रिएट करी जाती है, स्ट्रेटेजी क्या करते हैं दोस्तों, क्रिएट करी जाती है क्या करने के लिए, स्ट्रेटेजी क्रिएट करी जाती है बिहेवियर को डील करने के लिए। बिहेवियर को डील करने के लिए, भाई किसके बिहेवियर को डील करने के लिए, एक तो कस्टमर के और एक कॉम्पिटिटर के, एक कस्टमर के एक कॉम्पिटिटर के दोस्तों। तो स्ट्रेटेजी दोस्तों जो बनाई जाती है वो कस्टमर और कॉम्पिटिटर के बिहेवियर को डील करने के लिए बनाई जाती है। भाई मैं नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करता हूं तो उससे कस्टमर को क्या इफेक्ट पड़ेगा, उससे कॉम्पिटिटर को क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके बिहेवियर कैसा रहेगा, वो क्या करेगा उसके बाद, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे। तो ये इस तरीके से स्ट्रेटेजी मेंटेन करी जाती है, ये स्ट्रेटेजी का। तो स्ट्रेटेजी का बेसिक फीचर एक और आया, क्या आया, कि हम कस्टमर के बिहेवियर और हम कॉम्पिटिटर के बिहेवियर को डील करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं। नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने से कस्टमर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कॉम्पिटिटर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कस्टमर उसके क्या रिव्यू देते हैं, तो वो सब के लिए क्या बनाया जाता है दोस्त, स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है, स्ट्रेटेजी इज वेल डिफाइंड रोड मैप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। रोड मैप क्या होता है, रोड मैप बेसिकली क्या होता है, हमें एक डायरेक्शन देता है। हमें भाई मैप आपके पास क्या करेगा, आपको एक जगह से जब दूसरी जगह आपको जाना होगा तो मैप आपको क्या देगा, आपको रास्ता नहीं पता कि भाई मैं कहां से जाऊं, मेरे को एक यहां से यहां जाना है, मान लो मुझे दिल्ली में एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाना है तो मुझे रास्ता नहीं पता, तो मैप क्या करेगा आपको, वो रास्ता आपका आसान बनाएगा। तो रोड मैप तरीके से काम करता है। स्ट्रेटेजी इज वेल डिफाइंड रोड मैप, स्ट्रेटेजी क्या है, रोड मैप है ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन में करने वाले काम, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटी होगी वो जो लोग काम करेंगे उसमें उनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, भाई आपको इस तरीके से चलना है। तो रोड मैप बेसिकली क्या है, एक तरीके की डायरेक्शन है। मैप आप समझिए खुद ही, मैप क्या देता है आपको, एक डायरेक्शन देता है ना, कि पहले आप लेफ्ट मुड़ो राइट मुड़ो, अगर आपको यहां से यहां, तो भैया रोड मैप क्या कहता है, आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट और आपका जो एंड पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास आपने स्टार्ट करा काम, और एंड पॉइंट क्या है, आपको गोल को अचीव करना। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये रहा, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां आपने काम स्टार्ट करा, और ये आपका गोल है, आपको यहां पहुंचना है। तो यहां से यहां पहुंचने के लिए क्या चाहिए भाई, डायरेक्शन चाहिए। यहां से यहां पहुंचने के लिए चाहिए डायरेक्शन, या फिर आप बोल सकते हो क्या, रोड मैप। रोड मैप ये नहीं कि रोड का मैप है दोस्तों, रोड मैप एक वर्ड यूज करा गया है आपको ये बताने के लिए कि जैसे रोड मैप वर्क करता है, हमें हर लोगों को डायरेक्शन देता है कि अगर आप यहां से वहां पहुंचना चाहते हो, कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव कहां पहुंचना है, गोल को अचीव करना, जो उन्होंने सेट करा है स्टार्टिंग पॉइंट पे, जो गोल सेट करा है, गोल कहां सेट करा है, गोल यहां सेट करा है स्टार्टिंग पॉइंट पर, अचीव कहां होगा, यहां होगा। तो इसको अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अचीव करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत है, हमें रोड मैप की जरूरत है कि हमें किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से हमें चलना है। तो वो कौन बताएगा, वो बताएगा सर, बताओ कौन, वो बताएगा स्ट्रेटेजी। तो इसलिए तो कहा स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजी हमारे लिए
एक तरीके की रोड मैप जैसा आप कह सकते हो कि हमें वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि जिससे हम अपने गोल, अपने मिशन या अपने विजन को अचीव कर पाए, जिससे हम अपने गोल, अपने मिशन को क्या कर पाए, अचीव। कैसे मिशन विजन क्या होता है, अभी अभी के लिए थोड़े से रुक जाइए, आगे जाकर बताऊंगा। अभी समझो कि गोल को अचीव कर लेना, गोल को अचीव करना, ये इसके स्ट्रेटेजी अपनाएंगे कि हम किस तरीके से अपने गोल को अचीव करेंगे, इसलिए स्ट्रेटेजी को रोड मैप भी कहा गया। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, गोल मत लिखो आप लिखो ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में बहुत बाकी सब भी आता है ना, सिर्फ गोल में तो सिर्फ एक चीज पर्टिकुलर चीज आ गई भाई, आपका गोल क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या, आपका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य को अचीव करना आपका क्या है, एंड पॉइंट है। ये क्या हो जाएगा आपका एंड पॉइंट। तो आपको पहली लाइन में क्या लिखा है, पहली लाइन में लिखा है कि स्ट्रेटेजी इज वेल डिफाइन अ रोड मैप। स्ट्रेटेजी क्या है, एक तरीके का रोड मैप है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन। रोड मैप क्यों है, क्योंकि ये हमें बताता है जो स्टार्टिंग पॉइंट में हमने ऑब्जेक्टिव बनाया होता है, गोल ना लिखकर इसको ऑब्जेक्टिव लिखोगे तो अच्छा रहेगा, ये अच्छा इंपैक्ट डालता है। स्टार्टिंग पॉइंट में जो ऑब्जेक्टिव सेट किया था, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तरीके की डायरेक्शन चाहिए, एक तरीके का मैप चाहिए, जिससे हम उस डायरेक्शन या उस मैप पे फॉलो करते हुए हम उस गोल को, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। तो ये रोड मैप और जो डायरेक्शन हमें कौन देगा, स्ट्रेटेजी देगी। स्ट्रेटेजी बनाओ, जब आपने कोई ऑब्जेक्टिव सेट करा, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आपको क्या बनानी पड़ेगी, स्ट्रेटेजी। किस तरीके से काम करना है, कौन सा काम कौन लोग करेंगे, है ना, कौन सा मटेरियल हमें यूज करना है, कौन सी मशीनें हमें यूज करनी है, ये सभी चीज क्या होती है, एक तरीके की स्ट्रेटेजी होती है। तो स्ट्रेटेजी क्या करता है, एक तरीके का रोड मैप, एक डायरेक्शन में प्रोवाइड करता है, जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव को जो सेट करा होता है स्टार्टिंग पॉइंट में, उसको अचीव कर पाए। क्या क्लियर है नहीं है? ऑब्जेक्टिव के अंदर बेसिकली क्या क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव के अंदर बेसिकली क्या क्या हो सकता है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव के अंदर बेसिकली हो सकता है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ को बढ़ा देना, स्ट्रेंथ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ को बढ़ा देना, मैक्सिमाइजेशन ऑफ स्ट्रेंथ। क्या करना, मैक्सिमाइज करना, मैक्सिमाइज द स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैक्सिमाइज द स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना और जो हमारे कॉम्पिटिटर है उनकी स्ट्रेंथ को मिनिमाइज करना। कैसे होगा जी, हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना जो कॉम्पिटिटर है उतना लेस होता जाएगा। जैसे कि आप जब समझिए जियो, जब जियो आया था तो जियो एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी लेकर आया था, और जब आपको सभी को पता है कि क्या करा है जियो ने, जैसे जियो आया जो कंपनी अलग अलग वर्क करती वो भी साथ में मिल गई, वोडाफोन और आइडिया, और कुछ कंपनी तो निकल गई, है ना। जो कंपनी, अब इनके पास कितना ही लोन हो गया, इनके ऊपर जो वोडाफोन आइडिया है इनके ऊपर कितना ही लोन हो गया। तो मैं कह रहा हूं कि जब स्ट्रेटेजी हम अपनाते हैं, इसका मेन काम क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि स्ट्रेटेजी हमें देने, स्ट्रेटेजी करने से, स्ट्रेटेजी अपनाने से मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ को बढ़ाना और जो हमारा कॉम्पिटिटर है उसकी स्ट्रेंथ को घटा देना। मिनिमाइज द स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्पिटिटर, मिनिमाइज द स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्पिटिटर, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना और कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ को कम करना। अचीव द गोल, और गोल को अचीव करना जो आपने सेट करा था। इसका क्या है, ये 3 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं भाई। गोल को अचीव करना, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा देना, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ को, जिससे हम और अच्छा आगे कर सके काम, और दूसरे जो कॉम्पिटिटर है वो हमको मीट ना कर पाए, वो हमसे पीछे ही रहे, उसकी स्ट्रेंथ को मिनिमाइज कर देना। वो उसकी स्ट्रेंथ को कैसे मिनिमाइज, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली कॉम्पिटिटर घट चला जाएगा, पीछे होता चले जाएगा, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारे फीचर्स हो गए, 4 फीचर्स, और ये आपको समझ में आए नहीं आए बताओ सर, ये आपको क्लियर हो गए। बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन, बोलो आप इसको कैरेक्टरिस्टिक्स सेम, कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन का क्या विशेषता है। वैसे यहाँ पर स्ट्रेटेजी वर्ड का यूज नहीं करा जाएगा, इसको हटाओ यहां से, स्ट्रेटेजी वर्ड का यूज नहीं करा जाएगा, क्यों,
भाई स्ट्रेटेजी की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ तो लिए भाई, करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स एक ही होते हैं, ये अलग अलग नहीं होते। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब भी विशेषता ही होता है, फीचर्स का मतलब भी विशेषता ही होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर लिखते हो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजी, तो वो ऊपर पढ़ तो चुके हैं, तो इसका स्ट्रेटेजी का लिखने का मतलब है कि कुछ स्ट्रेटेजी कुछ फीचर्स विशेषता मैच करेंगे। जैसे कि पहला आप देख लो, स्ट्रेटेजी लाइकली टू बी कंसर्न विद लॉन्ग टर्म डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब भी हम कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हैं दोस्तों, जब भी हम कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हैं तो वो हमें क्या देता है, एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो स्ट्रेटेजी मेनली क्या करता है भाई, स्ट्रेटेजिक मेनली क्या करता है, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन हमें ऑर्गेनाइजेशन को देता है कि भाई आपको एक डायरेक्शन मिल गया कि आप इस डायरेक्शन पे आपको काम करना है। इसमें बताने लायक कुछ था ही नहीं। तो यहां पे मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि स्ट्रेटेजी गिव लॉन्ग टर्म डायरेक्शन टू दी ऑर्गेनाइजेशन। लॉन्ग टर्म डायरेक्शन टू दी ऑर्गेनाइजेशन। तो स्ट्रेटेजी क्या करता है, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। मैंने कहा ना, ये रूटीन ऑपरेशन नहीं करता। रूटीन ऑपरेशन मतलब रेगुलर बेसिस पर काम नहीं करेगा, बड़े लेवल पर काम करेगा कि हमने कोई स्ट्रेटेजी बनाई है तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए बनाई है। जियो वर्क कर रहा था बहुत टाइम से, लॉन्च करा उसने बहुत टाइम बाद, मतलब 5 7 8 साल बाद, मेरे को इतना डाटा एक्यूरेट पता नहीं है, पर हाँ उसने लगा दिए थे 8 साल। तब तक क्या था, उसकी स्ट्रेटेजी थी कि भाई इतना पैसा लगाऊंगा, इतना पैसा लगेगा तो भाई स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, नहीं अपनानी पड़ेगी। तो इतना उतने साल उन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई, किस तरीके से काम करेंगे, फिर जाकर इतने साल बाद उन्होंने पैसा इन्वेस्ट करा और कंपनी खोली। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजी गिव लॉन्ग टर्म डायरेक्शन टू दी ऑर्गेनाइजेशन। तो स्ट्रेटेजी क्या करता है, एक तरीके का लॉन्ग टर्म डायरेक्शन प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को। ये इसके फीचर्स है स्ट्रेटेजिक डिसीजन। स्ट्रेटेजिक डिसीजन आर नॉर्मली अबाउट टू ट्राइंग टू अचीव सम एडवांटेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ओवर कॉम्पिटिशन। क्या मतलब, तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो होते हैं वो क्या करते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं, अचीव करते हैं, एडवांटेजेस अचीव करते हैं कि कॉम्पिटिटर का जो फायदा हो उससे ज्यादा फायदा हमें हो जाए। एडवांटेजेस को अचीव करने की कोशिश करते हैं कि कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट, कि भाई हमारा जो कॉम्पिटिटर हमसे आगे ना बढ़े, हमें कुछ अच्छा फायदा हो जाए, हमें कुछ अच्छे एडवांटेजेस मिल जाए हमारा स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने से, हमारा कोई डिसीजन लेने से। और कैसा डिसीजन, स्ट्रेटेजिक डिसीजन, जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है उसका अगर हम डिसीजन लेते हैं, स्टडी तौर पर डिसीजन लेते हैं तो हमें इससे ज्यादा फायदा हो एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर। तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन क्या करता है भैया, स्ट्रेटेजिक डिसीजन ट्राई करता है क्या करने के लिए भैया, अचीव करने के लिए, अचीव करने के लिए। भाई क्या अचीव करना है, एडवांटेजेस, कुछ बेनिफिट, कुछ फायदे। भाई मैं अगर स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस किसके लिए भैया, ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज कंपेयर टू ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन क्या करेगा, बेसिकली ये क्या करेगा, ट्राई करेगा, कोशिश करेगा कि यार ज्यादा से ज्यादा ऐसे स्ट्रेटेजी बनाने से क्या हो, ज्यादा से ज्यादा एडवांटेजेस मिले उस ऑर्गेनाइजेशन को जिस ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। तो स्ट्रेटेजी जब बनाते हैं तो बेसिकली ये क्या करेगा, फायदा पहुंचाता है किसको, वो उस ऑर्गेनाइजेशन को जिस ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है दोस्तों, जिस ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, स्ट्रेटेजी डिसीजन लिए जा रहे हैं। क्लियर है नहीं है। तो स्ट्रेटेजी डिसीजन मेनली क्या करता है, एडवांटेजेस देता है ऑर्गेनाइजेशन को, उस ऑर्गेनाइजेशन, लिख सकते हो हिंदी में, स्ट्रेटेजी डिसीजन ट्राई करता है टू अचीव सम एडवांटेजेस, कुछ एडवांटेजेस अचीव करने का ट्राई करता है एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर। भाई कॉम्पिटिटर को, जो कॉम्पिटिटर क्या है वो अपनी स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेटेजी, तो हमारी स्ट्रेटेजी लगाने से हमें उससे कुछ फायदा मिल जाए, उससे कुछ फायदा नहीं मतलब हमें कुछ बेनिफिट मिल जाए, उसके कंपैरिजन में हमें ज्यादा बेनिफिट हो हमारी स्ट्रेटेजी से, हमें ज्यादा एडवांटेजेस हो। तो ये है स्ट्रेटेजिक डिसीजन, नॉर्मली अबाउट ट्राइंग टू अचीव सम एडवांटेजेस, कुछ एडवांटेजेस अचीव करने की ट्राई करता है। और किस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है ओवर दी कॉम्पिटिटर। क्लियर है नहीं है। जो मैं बोल रहा हूं उसको आप लिखेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। स्ट्रेटेजी लाइकली टू बी कंसर्न विद द स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको पहले ही बताया था डेफिनेशन में, स्ट्रेटेजी मेनली दो चीज पर बात करता है, एक डायरेक्शन पे, एक स्कोप पे। याद है पिछली क्लास में बताया था, लास्ट पॉइंट पे, पिछली क्लास में मैंने लास्ट पॉइंट में बताया था कि स्ट्रेटेजी मेनली कंसर्न है, स्ट्रेटेजी मेनली किस पे डिफाइन बोला था लास्ट पॉइंट, स्ट्रेटेजी में बी डिफाइन एज अ डायरेक्शन और स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये वही तो चीज है कि स्ट्रेटेजी मेनली किस पे बात करता है, विद द कंसर्न कर सकता है स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे,
एक्टिविटी पे कि भाई डायरेक्शन मतलब हमें कैसे काम करना है, स्कोप मतलब हमें क्या काम करना है, किस फील्ड पे हमें काम करना है। स्कोप तो डायरेक्शन तो देता ही है पहले पॉइंट पे, और स्कोप दूसरे पॉइंट पे आ गया ये वाला। ठीक है, इस पर कोई समझाने की जरूरत है नहीं, इसको कोई समझाने की जरूरत नहीं है। तो स्ट्रेटेजी मेनली क्या करता है दोस्तों, स्ट्रेटेजी इज लाइकली टू कंसर्न विद स्कोप, स्कोप पे बात करता है ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी के, कि हमें किस तरीके से काम करना चाहिए। स्कोप मतलब हमें क्या काम करना चाहिए और किस फील्ड में करना चाहिए। हमें क्या काम करना चाहिए और किस फील्ड में करना चाहिए। ये क्या हो गया सर, ये हमारा हो गया आपके पास स्ट्रेटेजी की स्कोप। डायरेक्शन क्या होता है, हमें कैसे काम करना है, क्या काम करना है स्कोप बताएगा, किस फील्ड में काम करना है स्कोप बताएगा। डायरेक्शन क्या होगा, उस जो काम स्कोप बताएगा, ये काम करना है ऐसे, इस फील्ड में काम करना है, वो करना कैसे है वो डायरेक्शन बताएगा। और ये दोनों चीज कौन बताएगा, स्ट्रेटेजी बनाओ। ठीक है, तो इसलिए स्ट्रेटेजी बहुत कुछ बता रहा है। देखो जब भी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं कुछ कुछ नया सीखते जा रहे हैं, क्या क्या बता रहा है, क्या क्या बता रहा है ना। तो स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, स्ट्रेटेजी कैन बी सीन एज मैचिंग द रिसोर्सेज। स्ट्रेटेजी एक चीज और देखता है, स्ट्रेटेजी ये भी देखता है कि जो हमारे रिसोर्सेज है, जो हमारी एक्टिविटी है, वो इन्वायरमेंट के हिसाब से मैच कर रहा नहीं कर रहा। मतलब ऐसा हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, ऐसे रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं, ऐसी एक्टिविटी हम काम कर रहे हैं जो हमारे बेसिकली जो आज के टाइम पे होना चाहिए, आज के टाइम पे जो प्रोडक्ट बनना चाहिए उसके परे है। एग्जाम्पल, जैसे कि आज के टाइम पे फैशन के चल रहा है कि भाई जीरो मोरी पैंट होनी चाहिए, और हम पहन रहे हैं अमिताभ बच्चन वाली पैंट बना रहे हैं। तो ये क्या है, इन्वायरमेंट के हिसाब से हमने आपको चेंज नहीं करा, हमने अपना कोई स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी ये भी देखता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, चेंजिंग इन्वायरमेंट है, उस हिसाब से काम हो रहा है नहीं हो रहा, उस हिसाब से रिसोर्सेज हम यूज लगा रहे नहीं लगा रहे, उस हिसाब से एक्टिविटी हो रही है नहीं हो रही। तो स्ट्रेटेजी कैन बी सीन एज मैचिंग द रिसोर्सेज एंड एक्टिविटी टू द इन्वायरमेंट इन विच इट ऑपरेट। जो भी काम हो रहा है किसी बिजनेस के अंदर, वो काम इन्वायरमेंट के हिसाब से हो रहा है नहीं हो रहा, वो काम इन्वायरमेंट के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा। जो रिसोर्सेज या जो एक्टिविटी हो रहा है, स्ट्रेटेजी क्या करेगा, मैच करेगा। क्या लिखो, स्ट्रेटेजी मैच करेगा जो रिसोर्सेज एंड एक्टिविटी बिजनेस में चल हो रहा है, बिजनेस में यूज हो रहे हैं। वो चेंजिंग इन्वायरमेंट के चेंजिंग इन्वायरमेंट नहीं, वो इन्वायरमेंट के वो इन्वायरमेंट से मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे। इन्वायरमेंट से मैच करने का मतलब क्या हो गया, एग्जांपल समझिए आप। सोचो आज की फोन में जो ज्यादा मार्केट है वो टच फोनों की मार्केट है, और ये फोन की मार्केट है कि भाई 10,000 या 15,000 से कम की ज्यादा मार्केट है, क्योंकि महंगे फोन भी कोई नहीं खरीदता और ज्यादा सस्ते भी कोई नहीं खरीदता कीपैड वाले। तो अगर कोई कंपनी सेम नेचर का फोन ज्यादा पैसों में बना रही है, ज्यादा रिसोर्सेज लगा रही है ना, ज्यादा रिसोर्सेज का यूज करके वो वही फोन, जैसे एक फोन मान लो 4 GB और 64 GB का फोन 10,000 में आ जाता है, तो कंपनी वही फोन उतने ही रिसोर्सेज का यूज करके 15,000 लगा रही है, तो ये बेकार है। तो स्ट्रेटेजी कहता है भाई क्यों कर रहे हो आप ऐसा, जो रिसोर्सेज जो एक्टिविटी बिजनेस में यूज हो रही है वो इन्वायरमेंट से मैच करनी होनी चाहिए। इन्वायरमेंट का मतलब मार्केट बोल लो या बाहर पब्लिक बोल लो, आप बोलो आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन बोल लो, इन्वायरमेंट को आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर। तो स्ट्रेटेजी कैन बी सीन एज मैचिंग द रिसोर्सेज एंड एक्टिविटी टू द इन्वायरमेंट इन विच इट ऑपरेट। जिस रिसोर्सेज या जिस एक्टिविटी में काम हो रहा है, जो एक्टिविटी मतलब काम करते हुए कौन से रिसोर्सेज का यूज कर रहे हो, जो रिसोर्सेज का यूज कर रहे हो अपनी एक्टिविटी के अंदर, वो रिसोर्सेज एज पर इन्वायरमेंट है या नहीं है। मतलब जैसे बाहर यूज कर रहे वैसे ही कर रहे हो, नहीं कर रहे भाई अलग ही चल रहे हो आप मार्केट से, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो स्ट्रेटेजी यही देखता है
क्लियर है या नहीं है? क्लियर, ठीक है जी। अगला पॉइंट पढ़ेंगे इस बार, इसमें चेंज कर दो थोड़ा, स्ट्रेटेजी देखेगा लिखो, मैच करेगा नहीं, देखेगा। स्ट्रेटेजी क्या देखेगा? देखेगा कि भाई जो रिसोर्सिस और जो एक्टिविटी, जो रिसोर्सिस हम यूज कर रहे हैं कोई काम को करने में, वो एज पर इन्वायरमेंट है या नहीं। इन्वायरमेंट के हिसाब से भाई मार्केट में जो चल रहा है, मार्केट में जिस तरीके से मार्केट चल रही है उस हिसाब से हम चल रहे हैं, नहीं चल रहे, हम उस हिसाब से अगेंस्ट तो नहीं हो रहे। अगर अगेंस्ट हो गए तो मार्केट से हम परे हो जाएंगे भैया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जैसे कि एग्जाम्पल, पहले क्या होता था, पहले 150 रुपए में 2 GB नेट एक महीने के लिए मिलता था एयरटेल का, है ना। अब जियो क्या करा, वही 150 रुपए में पर दिन 1.5 GB दे रहा है ना। वही 150 रुपए पर दिन 1.5 GB मिल रहा है, और पहले एक महीने के लिए मिलता था। तो अगर एयरटेल भी उसके हिसाब से वर्क नहीं करेगा तो वो मार्केट से बाहर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो अब भी एयरटेल भी क्या कर रहा है, वही 150 रुपए में 1.5 GB पर दे रहा है। तो यही कह रहा है, इन्वायरमेंट के हिसाब से देखो कि यार हम उस हिसाब से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। समझ में आ रहा है? इसको हम, ये तो सर्विस सेक्टर हो गया, इसको हम उस पर भी लगा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो सभी तरह से देखेगा, स्ट्रेटेजी यही काम करेगा स्ट्रेटेजी का, कि जो भी रिसोर्सिस हम यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी एक्टिविटी को पूरा करने में, अपने काम को पूरा करने में, वो इन्वायरमेंट के हिसाब से है या नहीं। अगर नहीं है तो उस हिसाब से करिए, मैच करिए, होनी चाहिए वो, ठीक है। चलो अच्छा, फिर आगे कहता है कि देखो 5वां पॉइंट कह रहा है कि स्ट्रेटेजी कैन बी सीन एज स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग का मतलब आपको पता है, खींचना, है ना। स्ट्रेचिंग का मतलब क्या होता है दोस्त? खींचना होता है। किसको खींचना? रिसोर्सेज को भाई। तो खींचने का मतलब है बेस्ट तरीके से यूज करना, ऑप्टिमल तरीके से यूज करना। खींचने का क्या मतलब हुआ? ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हुआ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हुआ खींचने का मतलब। तो कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिसोर्सेज आप लगा रहे हो, रिसोर्सेज का मतलब बताया था, मनी, मशीन, लेबर, रॉ मटेरियल, ये रिसोर्सेज होते हैं कंपनी के। जब भी आप कोई रिसोर्सेज का यूज करते हो तो उसको इतना खींच दो। इतना खींचने का मतलब क्या है? इतना बेस्ट तरीके से यूज करो कि आप कॉम्पिटेंट बन जाओ, कैपेबल। कॉम्पिटेंट मतलब क्या होता है? कैपेबल। आप कैपेबल हो जाओ कि आपके पास कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ पाए और उस पर आप कैपिटलाइज कर पाओ, पैसा लगा सको। तो स्ट्रेटेजी क्या भी देखती है दोस्तों, यहां पर लिखेंगे स्ट्रेटेजी देखती है कि रिसोर्सिस का बेस्ट यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। हो रहा है या नहीं। तो भैया क्या देखती है? स्ट्रेटेजी देखती है कि भैया रिसोर्सेज का आप बेस्ट यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो। बेस्ट का मतलब क्या है? इधर यूज करा वर्ड स्ट्रेचिंग, कि रिसोर्सेज को इतना स्ट्रेच कर लो, इतना बेस्ट तरीके से यूज कर लो, मिनिमम से मिनिमम वेस्टेज करो, जिससे आपके बन जाओ, कैपेबल हो जाओ कि आपके पास नई नई अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट से करो। स्ट्रेटेजी देखती है कि रिसोर्सेज का बेस्ट यूज हो रहा है नहीं हो रहा, और रिसोर्सेज को बेस्ट यूज करके नई अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करो। इतने कैपेबल बन जाओ कि नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाओ और नए नए कैपिटल लगाकर उसको बनाए। नई अपॉर्चुनिटी मतलब कि यार देखो, हम जो प्रोडक्ट बना रहे थे, मान लो हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब हमने उस पर इतने अच्छे तरीके से रिसोर्सेज का उस प्रोडक्ट पे यूटिलाइजेशन, कम से कम वेस्टेज करी, सब कुछ बढ़िया तरीके से हुआ। तो हम चाहते हैं कि हम नया प्रोडक्ट बनाए। एक कंपनी दूसरा प्रोडक्ट तभी बनाती है जब उसका एक प्रोडक्ट बहुत अच्छे से चलता है मार्केट के अंदर, और वो मार्केट के अंदर तभी चल पाएगा जब कम से कम कॉस्ट में बनाया जाएगा। अब कम से कम कॉस्ट में बनाएंगे, मान लो मार्केट में एक पेन की वैल्यू, एक पेन है, मान लो कंपनी का एक पेन है, ठीक है, ये पेन मान लो, तो ये पेन मान लो मार्केट के अंदर 100 रुपए का मिलता है। कंपनी इसको बनाती है और कंपनी इसको बनाती है 80 रुपए में। वो अगर हम इसको 70 में बनाकर तैयार कर दे, 70 बनाकर तैयार करने का क्या होगा? बेनिफिट मिलेगा कि मार्केट में 100 का ही बिकेगा, पर हमें बेनिफिट ये 30 रुपए का दे देगा, और कंपनी को कितने का दे रहा है? 20 रुपए का। तो हमें अगर ज्यादा बेनिफिट हुआ, ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो हम नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाएंगे। उससे क्या होगा? नई अपॉर्चुनिटी का मतलब कि हम नए प्रोडक्ट की तरफ जा सकेंगे और उस पर कैपिटल भी लगा सकेंगे, क्योंकि हमें ज्यादा प्रॉफिट कमा कर दे रहा है ओल्ड प्रोडक्ट हमारा। तो ओल्ड प्रोडक्ट 100 रुपए का है, मार्केट में इसको 100 से 1 रुपया नहीं बढ़ा सकते क्योंकि कंपटीशन बहुत है, तो हम अपनी कॉस्ट को 80 से 70 कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? रिसोर्सेज का स्ट्रेचिंग करके।
समझ में आ रहा है? तो एक पेन है जिसकी वैल्यू 100 रुपए में मार्केट में बिकेगा, अगर मैं इसको 101 में बेच दूं तो कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि मार्केट में ऐसे बेचने वाले बहुत सारी कंपनी है सेम पेन। तो मैं क्या करूं, सभी कंपनी की जो कॉस्ट पड़ रही है वो 80 में पड़ रही है, मेरी भी 80 में आ रही थी, तो मैंने क्या करा, मैंने रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच करा, ध्यान दिया कि रिसोर्सेज मेरा मिनिमम वेस्टेज हो, बेस्ट तरीके से यूज हो, जिससे ये कॉस्ट, ये पेन की कॉस्ट 80 से अब क्या बन जाए 70 में बन जाए, और जैसे ही वो 80 70 में होगी या 75 में होगी तो मेरे को बेनिफिट अराइज होगा। जब ये बेनिफिट मुझे अराइज होगा तो मेरे पैसा आएगा, पैसा आएगा तो मैं और भी अपॉर्चुनिटी सोच सकता हूं, कैपेबल हूं कि हाँ चलो मेरे पे इतना फंड पड़ा है कि मैं अब नए प्रोडक्ट की तरफ जा सकता हूं। समझ में आ रहा है? ये कैपेबल क्या हो रहा है, कॉम्पिटेंस हो जाओ। जब आप रिसोर्सेज को बेस्ट यूज करते हो तो आपको प्रॉफिट में ग्रो भी होता है, क्योंकि कम कॉस्ट में बनाओगे उतने में पैसे बेचोगे, कम कॉस्ट में बनाओगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो फंड बन जाएगा एक, फिर आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि नया प्रोडक्ट को, नई अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सको। अब वो अपॉर्चुनिटी कुछ भी हो सकती है, सर्विस के तौर पे हो सकती है, वो एक प्रोडक्ट के तौर पे हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, और उसको कैपिटलाइज कर पाओ, उस पर पैसा लगा सको। तब आपके पैसा पड़ा होगा तभी तो लगाओगे। एक इंसान है, हमारे माइंड के अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी है, बस पैसा नहीं है दोस्तों। पैसा हो तो हम वो क्रिएटिविटी यूज कर पाए। आप भी सोचते यार काश मेरे पे इतना पैसा होता तो मैं कर देता। तो अपॉर्चुनिटी कब आती है, जब जेब में पैसा होता है ना, अपने आप बनती है अपॉर्चुनिटी, अपने आप क्रिएट होती है अपॉर्चुनिटी, है ना। हमारे पास पैसा है कि हाँ यार हमारे पे अगर 1 लाख 2 लाख 10 लाख रुपए हो तो हम इसको बिजनेस में लगाकर, मेरे पे ऐसा दिमाग है, मेरे पे ऐसे आइडियाज है, अपॉर्चुनिटी है नया, तो मैं लगाकर उसमें और अर्न कर सकूं। पर पैसा नहीं है, पैसा आएगा जब पुरानी चीजों को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। तो ये कह रहा है स्ट्रेटेजी देखती है कि रिसोर्सेज का बेस्ट यूज हो रहा है या नहीं, और रिसोर्सेज को बेस्ट यूज कर और रिसोर्सेज को बेस्ट यूज करके कैपेबल बनती है। रिसोर्सेज को बेस्ट यूज करके कैपेबल बनती है और न्यू अपॉर्चुनिटी न्यू अपॉर्चुनिटीज और न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है दोस्तों, कैपेबल बनती है और न्यू न्यू अपॉर्चुनिटी। समझ में आ गया ना? अब देखो जो मेरे नोट्स पढ़ेगा उसको ये बातें शायद ना समझ में आए, क्योंकि इस लाइन से इसको यही समझ में आएगा रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से यूज करे नहीं करे ये स्ट्रेटेजी देखेगी, और अगर हम रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से यूज करते हैं तो वो कैपेबल बनती है कि वो न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सके और उसमें पैसा लगा सके। तो यही बस इतना सा डिफरेंस होता है एक पेड क्लासेस में और एक सेल्फ स्टडी में। बस जब वो नोट्स किसी का पढ़ता है तो वो नोट्स तभी समझ पाएगा 100%। अगर वो 80-90% समझ जाता है, अपनी थोड़ी स्किल्स लगाता है तो समझ भी जाएगा। देखो अब ये लाइन पढ़ने से अगर मेरा कोई नोट्स पढ़ता है, वो उसने मेरी क्लास नहीं देखी, उसने मेरे नोट्स पढ़े, तो वो ये सोचेगा कि स्ट्रेटेजी देखती है रिसोर्सेज का बेस्ट यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये समझ में आ जाएगा उसको कि स्ट्रेटेजी क्या देखती है, रिसोर्सेज का बेस्ट यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। और रिसोर्सेज को बेस्ट यूज करके स्ट्रेटेजी क्या करेगी, रिसोर्सेज को बेस्ट यूज करके कैपेबल बनाती है कंपनी को, कैपेबल बनती है लिख दिया, कैपेबल बनाती है किसको, ऑर्गेनाइजेशन को, और क्या करती है, कैपेबल बनाती है कंपनी को और न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सके और पैसा उस पर लगा सके, उस अपॉर्चुनिटी पे पैसा लगा सके। तो ये थोड़ी हिंदी ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि मैं जब लाइन लिखता हूं तो ऊपर का भूल दिमाग थोड़ा निकल जाता है थोड़ा, क्योंकि फिर आगे की सोचने में सोचता हूं। तो आप एक बार पढ़कर उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ये काम आपका है, मेरा नहीं है। तो मैं आपको समझाना, मेरा पर्पस है समझाना। क्या है दोस्तों कि स्ट्रेटेजी क्या होगा दोस्तों, स्ट्रेटेजी देखती है कि रिसोर्सेज का बेस्ट यूज नहीं हो रहा, रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करो जिससे आप, ये मैं बोलूंगा आपसे, लिखूंगा नहीं, बोलूंगा, जिससे क्या होगा, बेनिफिशियल ये होगा कि यार मैं जब बोलता हूं तो वो सही तरीके से आप लिख पाओगे उसको ना, आराम आराम से लिख करना। स्ट्रेटेजी देखती है कि रिसोर्सेज का बेस्ट यूज हो रहा है या नहीं हो रहा, और रिसोर्सेज को बेस्ट यूज कर हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैपेबल हो सकती है कि वो नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे और उस नई अपॉर्चुनिटी पे पैसा लगा सके। ऐसा लिखना था, मुझे जगह नहीं है, ठीक है। तो ये जो लाइन मैंने अभी बोली, ये लाइन दोबारा सुन के एक बार ठीक तरीके से लिख लेना इस जगह पर, ठीक है। अब कैसे कॉम्पिटेंस हो सकती है, कैसे कैपेबल हो, मैंने इसको सिखाया। जैसे कि एक पेन 100 रुपए का मार्केट में बिक रहा है, अगर हम उसकी कॉस्ट कम कर दे, कॉस्ट तभी कम हो पाएगी जब हम अपने रिसोर्सेज का मिनिमम वेस्टेज करेंगे, अच्छे से करेंगे, कम कॉस्ट में बना के तैयार करेंगे, और वो ज्यादा प्रॉफिट देगा। तो हमारे पास एक फंड आ जाएगा, फंड आने से क्या होगा, नया दिमाग चलेगा कि यार नया प्रोडक्ट पे क्यों ना इन्वेस्ट करा जाए, नई अपॉर्चुनिटी सोचेंगे और नया प्रोडक्ट पे पैसा लगाकर और ग्रो करेंगे। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजी वर्क करती है। आया समझ में, नहीं आया?
स्ट्रेटेजी में रिक्वायर मेजर रिसोर्सेज चेंजेस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल जस्ट, तो इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है कि स्ट्रेटेजी क्या करेगी, चेंजेस लेकर आएगी रिसोर्सेज के अंदर अकॉर्डिंग टू दी चेंजिंग इन्वायरमेंट, ऐसा कह सकते हो। क्यों भाई, सोचो ना यार, दिन पर दिन हर चीज बदलते जा रही है। आप फोन की देख लो कि पहले फोन कैसे आते थे, अब कैसे आ रहे हैं। किसी भी चीज को ले लो, पहले कपड़े कैसे आए करते थे, अब कपड़ों का इन्वायरमेंट चेंज हो गया, किस तरीके से बदल रहा है। किसी भी प्रोडक्ट को ले लो, उसका पास्ट और उसका न्यू देख लो, है ना, सब चीज बदलते जा रही है, बदलती जा रही है, नहीं आ रही। तो उस तरीके से क्या हो रहा है, स्ट्रेटेजी में रिक्वायर मेजर रिसोर्सेज चेंजेस, मेजर रिसोर्सेज चेंज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए आप लिख सकते हो कि स्ट्रेटेजी क्या करेगी, रिसोर्सेज के अंदर मेजर चेंज लाएगी अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, जैसे जैसे लोग डिमांड कर रहे हैं नई नई चीजें, उस हिसाब से उसी तरीके के रिसोर्सेज लगाकर क्या करेंगे, उसी तरीके से रिसोर्सेज लगाकर आगे उनको डिलीवर करेंगे प्रोडक्ट को। स्ट्रेटेजी रिसोर्सेज में मेजर चेंज लाएगी अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट। स्ट्रेटेजीज मेजर चेंज करेगी रिसोर्सेज में अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, पूरा लिख लेना, अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो स्ट्रेटेजी क्या करेगी, रिसोर्सेज में मेजर चेंज करेगी अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के चेंज के अकॉर्डिंग, जिस तरीके से भाई पहले पहले कंप्यूटर चलते थे, डेस्कटॉप चलते थे, इतने मोटे मोटे चलते थे। टीवी को देख लो, पहले इतना मोटा होता था, अब क्या इतना पतला हो रहा है ना, हाथ को इतना कर दूंगा वो भी चल जाएगा टीवी। समझ लो कैसे ऐसे चेंज हुआ इन्वायरमेंट के हिसाब से। हमें क्या अपने रिसोर्सेज, जो टीवी में रॉ मटेरियल लग रहा था पहले बड़ा लगता था, पहले अंदर ट्यूब लगती थी, टीवी के अंदर क्या लगती है, ट्यूब, जिससे वो मोटा हो जाता था। अब क्या लग रहा है, उसमें ट्यूब नहीं लगती, उसमें टेक्नोलॉजी लाई, नई टेक्नोलॉजी, ट्यूब नहीं लगती, उसमें प्रोसेसर लगता है, तो वो उस ट्यूब का जैसा काम करता है, जो पतला हो गया वो। तो ये जिस टाइप का रॉ मटेरियल किसमें लगा था, पुराने वाले टीवी में, अब नए टाइप का रॉ मटेरियल लग गया। तो रॉ मटेरियल क्या है, रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज में मेजर चेंज लाना, समझ में आ रहा है। तो रिसोर्सेज में मेजर चेंज कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन चेंजिंग इन्वायरमेंट के ध्यान में रखते हुए, ये कह सकते हो आप। और 7 पॉइंट कहता है कि स्ट्रेटेजी डिसीजन जब भी हम लेते हैं तो वो ऑपरेशन डिसीजन को, ऑपरेशनल डिसीजन को इफेक्ट कर जाती है। मतलब जिस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाओगे उस तरीके से ऑपरेशन करा जाएगा, जिस तरीके से स्ट्रेटेजी चेंज कर जाओगे ऑपरेशन भी चेंज होता जाएगा, है ना। तो स्ट्रेटेजी डिसीजन बनाने से ऑपरेशनल एक्टिविटी में इफेक्ट आता है। स्ट्रेटेजी लिखना, ये मैं बोल रहा हूं, स्ट्रेटेजी डिसीजन को बनाने से या चेंज करने से, लिखना पूरा, स्ट्रेटेजिक डिसीजन को बनाने से या चेंज करने से ऑपरेशनल डिसीजन में या ऑपरेशनल एक्टिविटी में भी इफेक्ट आता है। भाई जिस तरीके से मैं स्ट्रेटेजी बनाऊंगा कि इस तरीके से अब प्रोडक्शन चलेगा, पहले ऐसे चलता था, अब मेरी नया तरीके से न्यू मेथड लगाया प्रोडक्शन का, ये स्ट्रेटेजी है। कि पहले प्रोडक्शन जैसे चलता था अब वैसा काम नहीं करेंगे, अब नया स्ट्रेटेजी बनाइए, नए तरीके से प्रोडक्शन होगा। तो जब नए तरीके से प्रोडक्शन होगा तो ऑपरेशनल एक्टिविटी भी, जो ऑपरेशन मतलब काम जो प्रोडक्शन हो रहा है वो भी हम नए तरीके से, वो भी चेंज हो जाएगा। तो हमारी स्ट्रेटेजी चेंज होने से ऑपरेशन भी चेंज हो गया। दोस्तों क्या हुआ, समझ में आया नहीं आया। तो स्ट्रेटेजी डिसीजन को बनाने से या स्ट्रेटेजी डिसीजन लेने से या चेंज करने से ऑपरेशनल डिसीजन भी चेंज होते हैं, ऑपरेशन एक्टिविटी भी चेंज होती है। जिस तरीके से स्ट्रेटेजिक बनाओगे उस तरीके से ऑपरेशन किया जाएगा, बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन करी जाएगी। क्लियर है या नहीं है, सिंपल। 8वां कहता है कि स्ट्रेटेजी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट नॉट ओनली बाय द एनवायरमेंट फैक्टर एंड रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी बट आल्सो द वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेशन। अब ये इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आपको ये तो बात समझ में आ गई कि जो स्ट्रेटेजी है वो दो चीज से इफेक्ट करती है। पहला, इन्वायरमेंट के फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर से, किस तरीके से मार्केट चल रही है, किस तरीके से मार्केट में बदलाव आ रहा है, उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बदलेगी। ठीक है, अगर मार्केट में जिस हिसाब से बदलाव आ रहा है उस हिसाब से रिसोर्सेज भी नए नए आ रहे होंगे, रॉ मटेरियल्स भी नए नए आ रहे होंगे, लेबर का सोचने का तरीका भी नया नया हो जाएगा, नए नए लेबर्स आ रहे होंगे जो उस तरीके से उस स्ट्रेटेजी पर वर्क कर सके, है ना। तो मशीनें भी नई नई आ रही होगी, तो मशीन लेबर क्या है, मनी, और आपके पास मनी तो नई नई नहीं आएगी, है ना। मशीन लेबर, आपके पास मटेरियल, ये इन्वायरमेंट के चेंज होने के हिसाब से ये भी चेंज तो होगा। भाई अब मैं
पहले मैं पुराने फोन, पहले मैं मान लो हैंडमेड बनाता था फोन, या जो इस तरीके से भी बनते थे, अब फोन सारे पूरा प्लांट लगता है, फोन अपने आप बनते चले आ रहे हैं, थोड़ा सा मैनुअली वर्क लगता है। तो ये सब चेंज, मशीनों का चेंज भी करना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि दोस्तों स्ट्रेटेजी जो होती है सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंटल फैक्टर से या रिसोर्सेज के अवेलेबिलिटी से इफेक्ट नहीं करती, और से भी इफेक्ट करती है। फैक्ट्री जो स्ट्रेटेजी है वो कितने चीजों से इफेक्ट करती है, देखो यहां कह रहा है कि जो स्ट्रेटेजी है ना दोस्तों, स्ट्रेटेजी है वो क्या करेगी, अफेक्ट करेगी, अफेक्ट करेगी किससे, पहला एक तो इन्वायरमेंटल फैक्टर से, जिस तरीके से इन्वायरमेंट में बदलाव आते हैं उस हिसाब से इफेक्ट करेगी स्ट्रेटेजी, उस हिसाब से हमें स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। और उस हिसाब से रिसोर्सेज अवेलेबल भी तो होनी चाहिए मार्केट के अंदर। भाई मैं चाह रहा हूं मेरे को इतने रिसोर्सेज मिल जाए, है ही नहीं, आपकी स्ट्रेटेजी चेंज करो। आप चाह रहे हो हमें कम से कम 100 लेबर चाहिए, है ही नहीं 100 लेबर आपके पास, है ही नहीं 100 लेबर, 50 में काम करो, तो 50 के हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाओ। रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी होना भी तो जरूरी है, जितने रिसोर्सेज हमारे पे है उसी हिसाब से तो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। रिसोर्सेज ज्यादा है तो हम उस हिसाब से बनाएंगे, रिसोर्सेज कम है, लिमिटेड है, तो हम उस हिसाब से बनाएंगे। तो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी पर भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। कहता है इन दोनों पे तो इफेक्ट करता ही है, बट आल्सो बाय द वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ दोज हु हैव पावर इन और अराउंड द ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या करता है भैया, वैल्यूज पे भी स्ट्रेटेजी क्या करता है, वर्क करता है। वैल्यूज का मतलब है, वैल्यूज का मतलब आप कह सकते हो एथिक्स। भाई जैसे कि आप सबसे वैल्यूज जो जहां तक है वो है, आप इसमें लिख सकते हो रतन टाटा। आपने देखा होगा कभी, आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें मिलावट होती है। अब आप ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि हम थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी में ऊपर नीचे कर देते हैं। तो हमने कहा रतन टाटा जी कह रहे हैं जी नहीं, क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। बहुत सारी कंपनीज है जो माल को ज्यादा बनाने के चक्कर में, ज्यादा बेचने के चक्कर में क्वालिटी में रिडक्शन कर देती है, जिससे कॉस्ट कम आ जाए और उनका ज्यादा बेनिफिट हो जाए। पर कहीं कहीं कुछ ऐसी कंपनीज है जो वैल्यूज, जो अपने एथिक्स पे खड़ी है, कहती है नहीं जी ऐसी स्ट्रेटेजी लाना ही नहीं है जिससे हमें अपना क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, भले ही प्रॉफिट कम हो जाए पर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। अरे समझ में, टाटा नमक, वो बचपन में जब ऐसा, बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ ऐसा का ऐसी है, बढ़िया क्वालिटी का, आज तक उसमें ना तो कोई हुआ है। तो ये तरीके से देखता, आपने देखा होगा। तो ये कहता है वैल्यूज एंड एथिक्स, वैल्यूज पे भी इफेक्ट करती है क्या, स्ट्रेटेजी। आपकी वैल्यूज कैसी है उस हिसाब से आप स्ट्रेटेजी बनाओगे, आपका एथिक्स कैसे है उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाओगे, होगा ना होगा। तो जैसे कि हमने एग्जांपल लिया रतन टाटा, उनके वैल्यूज एंड एथिक्स कैसे है, बहुत बढ़िया है, जिस हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते बिल्कुल भी, है ना। भले ही प्रॉफिट में कॉम्प्रोमाइजेशन हो जाए पर प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होगा। और एक्सपेक्टेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कस्टमर एक्सपेक्टेशन भी कह सकते हो आप, एक्सपेक्टेशन। और ये आप कह सकते हो एक्सपेक्टेशन जो है वो बिजनेस के अंदर भी की जा सकती है और बिजनेस के बाहर भी की जा सकती है। बिजनेस के बाहर मतलब कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारी कंपनी से, उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाएंगे। और जो कस्टमर, जो आपके पास जो पूरी कंपनी, उसका जो मेन ओनर है वो क्या चाहता है अपने प्रोडक्ट के अंदर, उस हिसाब से भी। तो एक्सपेक्टेशन से भी स्ट्रेटेजी चेंज होती है, स्ट्रेटेजी में इफेक्ट आता है। तो स्ट्रेटेजी बनती किससे है भाई, इन्वायरमेंटल फैक्टर से, रिसोर्सेज के अवेलेबिलिटी से, तीसरा वैल्यूज एंड एथिक्स, जिस हिसाब से आपके एथिक्स होंगे उस हिसाब से आप स्ट्रेटेजी मेंटेन करोगे। आप चाह रहे हो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी में कब रिडक्शन जाओ तो स्ट्रेटेजी भी रिडक्शन के हिसाब से बनेगी, है ना। आप चाहते हो भाई एक्सपेक्टेशन कैसे वर्क करेगी भाई, कस्टमर के और कंपनी के अंदर रहने वाले लोगों की। तो भैया कस्टमर की एक्सपेक्टेशन का भी ध्यान में रख सकते हो आप कि कस्टमर हमसे क्या चाहता है, उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाओगे। ऑनर ऑफ द बिजनेस क्या चाहता है, उसका प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, उस हिसाब से। हर चीज कस्टमर की थोड़ा देखी जाती है, ऑनर भी तो कुछ चाहेगा भाई, वो पैसा लगा रहा है, वो नहीं चाहेगा भाई मेरे प्रोडक्ट में ये चीज मिले, और कस्टमर क्या चाह रहे वो भी ऐड कर दो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो वो चीज, तो सभी चीजों को, ये चार चीजें हैं जिससे क्या करता है और स्ट्रेटेजी इफेक्ट करती है। तो स्ट्रेटेजी का इफेक्ट होने का मतलब क्या है, स्ट्रेटेजी में बदलाव आएंगे, इन चार चीजों, अगर इनमें इफेक्ट का है, इसमें चेंजमेंट आया तो स्ट्रेटेजी भी चेंज करनी पड़ेगी। इन फैक्टर्स की वजह से स्ट्रेटेजी में चेंजमेंट लाना पड़ेगा। तो नीचे लिख सकते हो इन चार फैक्टरों की वजह से स्ट्रेटेजी में
चेंजमेंट किया जा सकता है, स्ट्रेटेजी का इफेक्ट आएगी। इफेक्ट का मतलब क्या है भैया, अगर इन चारों में कोई इफेक्ट आया, इन चारों की वजह से स्ट्रेटेजी को चेंज किया जा सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी से, और एथिक्स और वैल्यूज की वजह से, क्या है एक्सपेक्टेशन की वजह से, कस्टमर कुछ और चाह रहा है, हम कुछ और डिलीवर कर रहे हैं, नहीं बिक रहा, कस्टमर के हिसाब से करो आप, है ना, प्रोडक्ट को मेंटेन करो, तो वो तो स्ट्रेटेजी इफेक्ट करती है इन चार। ये दो तो हमें सीखा, हमने कहा दो तो सीखा, लास्ट पॉइंट में दो और बता रहे हैं, वैल्यूज, एथिक्स और साथ में एक्सपेक्टेशन। क्या क्लियर है या नहीं है, यहां तक समझ में आ गया? यस सर। तो ये इतनी सारी बातें समझ में आई, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया हमने। मैं हर चैप्टर के बाद आपको चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। जैसे ये चैप्टर मेरा खत्म होता है तो इस चैप्टर के बाद, जैसे ये चैप्टर स्टडी नोट 8 खत्म होगा तो स्टडी नोट 8 के पीछे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी नोट से आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, पेपर में उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। सिर्फ वही पढ़ना, ये मत कहना पढ़ना तो सारा ही है, याद सिर्फ उनको बाय हार्ट लर्न करना है आपको। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी के जो विशेषताएं है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब क्या होता है, अगर मैं स्ट्रेटेजी जो क्या कहते हैं आपके पास कॉन्सिक्वेंसेज मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है जो स्ट्रेटेजी के, जो फीचर्स है, विशेषता है स्ट्रेटेजी के, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज? कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट। क्या होता है दोस्तों? रिजल्ट। अलग अलग तरीके से भी कह सकते हैं, पर यहां पर इसका मीनिंग क्या है दोस्तों? परिणाम, क्या रिजल्ट आया। मतलब आपको एक कंक्लूजन दे दिया लास्ट में ना, कि अगर आप स्ट्रेटेजी लगाते हो तो रिजल्ट या फिर राह पे छोटी की मात्रा लगनी चाहिए ना, परिणाम। ठीक है सर, स्पेलिंग गलत होगी तो कमेंट मार देना, और क्या होगा। अबे आजा भाई, परिणाम मेरे हिसाब से सही है। ठीक है, तो रिजल्ट और परिणाम जैसे हम कह सकते हैं कि भाई क्या इसका रिजल्ट निकलेंगे। तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने से क्या होगा? कॉम्प्लेक्स इन अ नेचर, लाइकली टू बी कॉम्प्लेक्स। स्ट्रेटेजिक डिसीजन तरीके क्या है? कॉम्प्लेक्स इन अ नेचर का होता है, मतलब इसका जो नेचर है वो सिंपल नहीं हो सकता, कॉम्प्लेक्स होता है। दूसरा भाई ये बनाया जाता है अनसर्टेनिटी के लिए, कि भाई अनसर्टेनिटी, किसी भी अनसर्टेनिटी में कैसे काम किया जाएगा, फ्यूचर में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता, बस स्ट्रेटेजी बनाते हैं भाई अगर ऐसा हुआ तो इस तरीके से काम करेंगे, ऐसा हुआ तो इस तरीके से काम किया जाएगा, स्ट्रेटेजी अनसर्टेनिटी के लिए। दूसरा इंटीग्रेटेड अप्रोच, इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? एक साथ अप्रोच, इंटीग्रेट डिमांड क्या है? इंटीग्रेटिंग अप्रोच की, मतलब कि एक साथ हम सारी काम को इकट्ठा करके करा जाए। इंटीग्रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी सिखाया था ना पहले क्लास में, ये सारा वो है। मैनेज चेंज रिलेशनशिप नेटवर्क आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेटेजी डिसीजन क्या करेगा भैया? स्ट्रेटेजी डिसीजन कॉम्प्लेक्स हो सकता है नेचर में। दूसरा सिचुएशन को हैंडल करता है, अनसर्टेन सिचुएशन को कैसे भाई, किसी भी सिचुएशन को हम प्रिडिक्ट करें कि भाई क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो हमने प्रिडिक्ट कर लिया और हमने उस पर स्ट्रेटेजी बना दी, ये हो गया सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी। इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि भाई लाइकली टू डिमांड इन इंटीग्रेटिंग अप्रोच, कि भाई स्ट्रेटेजी करने से क्या होता है कि हमारी जो सारी एक्टिविटी है, हम किसी एक एक्टिविटी को नहीं छोड़ रहे, किसी दूसरी एक्टिविटी को नहीं छोड़ रहे, एक साथ सभी एक्टिविटी को इकट्ठा लेकर काम करते हैं। दूसरा मैनेज करता है स्ट्रेटेजी, मैनेज क्या करता है भाई? रिलेशनशिप एंड नेटवर्क मैनेज करता है, कि भाई मेरे ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर के साथ क्या रिलेशनशिप है, ऑर्गेनाइजेशन के सप्लायर के साथ क्या रिलेशन है, पब्लिक के साथ क्या रिलेशन है, ये रिलेशन मैनेज करता है। ठीक है, बढ़िया रिलेशन होनी चाहिए तभी तो कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा। दूसरा कि जो आपके पास स्ट्रेटेजी डिसीजन है वो क्या करेगा भाई? वो नेटवर्क भी बनाएगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हमारे बने, नेटवर्क बनाएगा कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जो हमारा प्रोडक्ट हमारा ज्यादा से ज्यादा खरीदे। तो ये मैनेज करता है रिलेशनशिप, कस्टमर से और ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे कस्टमर होने चाहिए, नेटवर्क थोड़ा बड़ा होना चाहिए। स्ट्रेटेजिक डिसीजन विल बी ऑफ्टन इन्वॉल्विंग चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियस सी बात है जो स्ट्रेटेजी ली जाएगी, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिए जाएंगे वो इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज किए जाएंगे। ऑफ्टन चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन, चेंज करते रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। तो ये 4-5 बातें हैं कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन कॉम्प्लेक्स इन नेचर है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन आपके पास सिचुएशन में मेड किया गया कि अनसर्टेनिटी सिचुएशन के लिए काम आएगा। स्ट्रेटेजिक डिसीजन क्या है आपके पास? इंटीग्रेटिंग अप्रोच अपनाता है ना, सारी एक्टिविटी को इकट्ठा लेकर काम करता है। तीसरा आपके पास रिलेशनशिप बनाता है बाहर आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन, और नेटवर्क बनाता है आउटसाइड दी, कस्टमर बेस ज्यादा बनाओ। और दूसरा अकॉर्डिंग टू दी इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू दी चेंजिंग इन्वायरमेंट, इसको भी टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है हमें।
तो ये 5 बातें कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कि अब स्ट्रेटेजी अगर मैं कहूँ, अगर मैं वर्ड ले रहा हूँ स्ट्रेटेजी, डिसीजन या स्ट्रेटेजी, तो उसमें क्या आपके पास होता है, तो आप कहना भाई देखो ये कॉम्प्लेक्स होता है इन नेचर। दूसरा ये अनसर्टेनिटी के लिए बनाया जाता है कि अनसर्टेनिटी को हम हैंडल कर पाए। तीसरा इंटीग्रेटिंग अप्रोच को अपनाता है। और चौथा रिलेशनशिप और नेटवर्क को मैनेज करता है और एनवायरमेंट के हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, ये 5 बातें हैं। कौन कौन सी लिख सकते हो इसमें? स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजिक डिसीजन। बताओ सर, याद है आपको ही नहीं है? बताओ सर, 5 बातें बताओ मुझे। सबसे पहले नेचर कैसा है भैया? नेचर आपके पास कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नेचर का है। दूसरा आपके पास क्या है? अप्रोच कैसे अपनाता है? ये इंटीग्रेटिंग अप्रोच है, इंटीग्रेटेड। ठीक है, और तीसरा आपके पास मैनेज करता है क्या? रिलेशनशिप मैनेज करता है रिलेशनशिप एंड और नेटवर्क को, है ना। चौथा हमारे पास क्या है? चेंज होता है भैया अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। एक भूल गया सेकंड वाला, चेंज होता है अकॉर्डिंग टू और लास्ट एक भूल गया सेकंड वाला। क्या था सेकंड वाला? कॉम्प्लेक्स इन नेचर के बाद क्या था? अच्छा, बनाया जाता है, मेड किया जाता है फॉर अनसर्टेन सिचुएशन के लिए। ये जो मैं लाइन लिख रहा हूं ना, ये हाईलाइट नहीं होगा इसमें, ये वाली लाइन, ये नेचर कैसा है? कॉम्प्लेक्स। अप्रोच कौन सी अपनाता है? इंटीग्रेटिंग। मैनेज क्या करता है? रिलेशनशिप एंड नेटवर्क। चेंज क्या करता है? चेंज होता है अकॉर्डिंग टू दी इन्वायरमेंट। और मेड क्या करता है? बनाया किस लिए जाता है स्ट्रेटेजी को? अनसर्टेन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो ये 5 बातें यहां पर है स्ट्रेटेजी का परिणाम। स्ट्रेटेजी के करने से ये चीजें आपको मिलती है। क्लियर है या नहीं है? तो इस क्लास के अंदर बेसिकली हमें यही करना था। आज की क्लास में मैंने क्या बताया था आपको? फीचर्स पढ़ेंगे स्ट्रेटेजी के, स्ट्रेटेजी डिसीजन के कैरेक्टरिस्टिक्स और थोड़े डीपली समझेंगे, और उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे क्या इसका रिजल्ट निकल कर आता है। तो 5 रिजल्ट निकल कर आते हैं। नेचर कॉम्प्लेक्स होता है, अप्रोच आपकी इंटीग्रेटेड रहती है, मैनेज करता है रिलेशनशिप और नेटवर्क को, और आपके पास चेंज अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट होता है, और आपके पास मेड करा जाता है, स्ट्रेटेजी बनाई ले जाती है कि हम अनसर्टेन सिचुएशन को हैंडल कर पाए, स्ट्रेटेजी बना पाए उसमें। ठीक है सर, तो इस क्लास के अंदर होपफुल आपको चीज़ें समझ में आई होगी, बड़े तरीके से समझ में आया होगा। मैं पूरी जी जान लगा रहा हूँ आपको हर एक चीज़ आपको डिलीवर करने की, एक एक चीज़ को, एक एक वर्ड को हिंदी में समझाने की, जिससे आप इजीली कनेक्ट कर पाओ। सारा खेल समझने का है कि अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है दोस्तों, तभी मजा है। नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं एक एक बात बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ। बच्चे जो जैसे पढ़ते हैं ना दोस्तों कि यार इसका मतलब क्या है, स्टडी डिसीजन आई लाइकली टू बी ऑपरेशनल डिसीजन, या मैं कह रहा हूं कि आपने जैसे कि मैंने पढ़ाया आपको कि भाई एनवायरमेंट फैक्टर के हिसाब से, अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज के हिसाब से इफेक्ट करता है, वैल्यूज क्या होती है, एक्सपेक्टेशन क्या होती है। एक एक वर्ड को जब आपको मिल जाए, एक एक वर्ड जब आपको सीखने को मिल जाए, तभी समझ में आता है। ठीक है, तो ये आपके पास आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट किसे कहते हैं। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।